हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और आज सभी का मैं स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीबीएसई एनसीईआरटी का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 के ना बहुत सारे टॉपिक्स हमने पिछले वीडियोस में कंप्लीट कर लिए हैं, जैसे रिफ्लेक्शन क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, 1 मिनट, ये तो काफ़ी सुना हुआ लग रहा है। जी हाँ, बहुत सुना हुआ है और आपने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपनी डेली लाइफ में देखे भी हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स है यार जो हमने देखे हुए हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, अभी मैं बता देती हूँ। आप कई बार अपने स्टडी टेबल पर बैठते होंगे और अगर आपके पास कांच के ग्लास में पानी रखा हुआ है तो आप उसमें पेन जरूर डिप करते हैं। ये पेन आपको कैसा नजर आता है? कुछ इस तरह से, जैसे बीच में से बैंड हो चुका हो या टूट चुका हो, राइट। या फिर कभी आपने ग्लास स्लैब पर एक लेजर लाइट अगर डाली हो तो आप ये देखोगे कि वो अपना पूरा रास्ता भटका हुआ नजर आता है। मतलब कि अगर मैं इस तरह से उसे लाइट रे को इंसिडेंट करती हूँ, इस पर डालती हूँ, तो वो जो लाइट है दूसरी तरफ से कुछ अलग सी झुकी हुई नजर आएगी और अंदर भी कुछ अलग इसका पैटर्न दिखाई देता है, राइट। और कभी कभी जब आप फिशिंग करने जाते हैं या फिर फिशिंग करने अगर नहीं भी जा रहे हैं और पानी के किनारे बैठे हुए हैं, तो आपको जो लगता है ना कि फिश ऊपर है, वो एक्चुअल में ऊपर ना होकर के थोड़ी अंदर की तरफ होती है, काफी नीचे होती है। ऐसा होता है ना, तो ये भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है। या फिर कभी कभी गर्मियों के टाइम पर हम कहीं पर भी जैसे वाटर पार्क जाना पसंद करते हैं या किसी रिजॉर्ट में जाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर पूल हमें नज़र आता है। वो पूल बहुत गहरा होता है लेकिन हमें ऊपर से ऐसा नज़र आता है कि यार ये तो काफ़ी ऊपर है, यार ये तो बहुत छोटा सा है, बस मेरा पैर ही इसके अंदर डिप करेगा। लेकिन एक्चुअल में वो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ वाला होता है। तो ये जो डेप्थ हमें कम दिखाई देती है पूल की सरफेस की, वो किसके कारण है? वो होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती क्या है। तो सिंपल सा एक सीधा लाइन में अगर मैं आपको आंसर दूं तो बेंडिंग ऑफ लाइट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या मैम इतना काफी है? नहीं, इतना काफी तो नहीं है। अब ये बेंडिंग एक्चुअल में हो कहाँ रही है? तो आपने ये देखा कि जब पानी के ऊपर जो पेंसिल होती है वो तो सीधी होती है, लेकिन पानी के अंदर जो पेंसिल है वो टिल्ट होती है, या फिर पानी के अंदर की ही फिश हमें ऊपर दिखाई देती है, पानी के अंदर की ही सरफेस हमें ऊपर क्यों नजर आती है? क्योंकि एयर एंड वाटर, दे आर 2 डिफरेंट मीडियम मतलब जिसकी मदद से हम कुछ चीज कर पा रहे हैं। जैसे एयर में पक्षी उड़ सकते हैं, बर्ड्स फ्लाई कर सकती हैं, और पानी में फिश तैर सकती है, सरफेस जिस पर हम चल सकते हैं, मतलब अगेन एयर। तो ये 2 तरीके के मीडियम्स होते हैं, ओके। अब अगर मैं एयर और वाटर की बात करूं, एक तरफ पानी है, एक तरफ है वाटर, एयर। तो एयर जो है वो रेयर मीडियम होगा और वाटर जो है वो डेंसर मीडियम होगा। तो जब आपने पेंसिल को इस तरह से इसमें डिप किया था तो आप ये देख रहे थे कि रेयर मीडियम में जब पेंसिल ऐसी दिख रही है तो इस डेंसर मीडियम में आकर के ये जो पेंसिल है वो बैंड क्यों नजर आ रही है? तो ये होता है लाइट की बेंडिंग के कारण। लाइट की बेंडिंग का क्या मतलब होता है? तो मान लीजिए कि लाइट रे इसमें इस तरह से यहाँ से एंटर कर रही है। अगर आप ये कलर नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके। तो मान लीजिए लाइट रे यहाँ से एंटर कर रही है और जैसे ही वो पानी में एंटर करती है तो जो लाइट रे है वो थोड़ी सी आपको दूसरी तरफ बेंड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? इसी के बेंडिंग की वजह से पेंसिल, एक तो देखो आपकी टिल दिखती है, वैसा होता क्यों है? क्योंकि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, जिसके कारण हमें बेंडिंग ऑफ लाइट दिखती है, ओके। तो अब ये बैंड होती क्यों है? हम ये समझ गए कि ठीक है भाई, मीडियम के चेंज होने से ये बैंड हो रही है। तो एक्चुअल में क्या होता है, इसको समझने के लिए छोटा सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास एक पूरा ब्लैंक रूम है और आप उसमें दौड़ लगाइए, तो आप काफ़ी तेज़ी से उसमें दौड़ लगाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर बहुत सारे लोगों से भरे हुए किसी हॉल में मैं आपसे कहूँ कि आप इसमें जाकर के बहुत तेज़ी से आपको दौड़ना है, तो आप क्या दौड़ पाएंगे? नहीं दौड़ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, बीच में बहुत सारे हर्डल हैं। मतलब कि एक डेंसर मीडियम हो गया और एक रेयर मीडियम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर आपकी स्पीड कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। इसे कैसे समझ सकते हैं ये आगे मैं समझाऊंगी, लेकिन उससे पहले तो लाइट की रिफ्रैक्शन की जो डेफिनेशन है वो आप देखिए। तो when light ray traveling in a medium are incident on a transparent surface of another medium, they are bent as they travel in second medium. सिंपल सी अगर आप बात करें तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, एंड दिस डेविएशन ऑफ लाइट रे और द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
जैसे मान लीजिए कि ये एक रेयरर मीडियम है और ये एक डेंसर मीडियम है, तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है। अब ये पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है, इसको समझने से पहले इससे रिलेटेड सारे टर्म्स मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं उस डायरेक्शन के बारे में बताऊंगी। तो अब देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट होता है नॉर्मल। अब इस नॉर्मल वर्ड का यूज आपने रिफ्लेक्शन के लॉ में भी किया कि अगर जहां पर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है उस पॉइंट पर मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूं, मतलब नॉर्मल ड्रॉ करूं, तो वहां से ही मुझे रिफ्लेक्टेड रे मिलेगी। इसी तरीके से जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, तो जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, तो जिस पॉइंट पे आकर के वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी, मतलब एक पॉइंट जिसके बाद वो दूसरे मीडियम में एंटर कर जाएगी, उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं 90 डिग्री एंगल, जिसे हम नॉर्मल भी कहते हैं। इतना क्लियर हुआ होगा आई होप। अब आगे चलेंगे तो ये होता है नॉर्मल। इंसिडेंट रे क्या होती है? तो वो रे जो कि इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, या फिर द लाइट रे दैट स्ट्राइक द रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट द सेपरेशन ऑफ टू मीडिया, मतलब कि दो मीडियम के बीच का वो पॉइंट जहां पर जिसके बाद दो मीडियम आपस में सेपरेट हो जाएं, उस पॉइंट पर आने वाली रे को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। रिफ्रैक्टेड रे का क्या मतलब होता है? वो रे जो कि दूसरे मीडियम में आकर अपने पाथ से रिफ्रैक्ट हो गई है, डेविएट हो गई है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? हम इस वाली रे की बात कर रहे हैं। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। ओके। एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या मतलब होता है? तो जब हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है आपके रिफ्रैक्शन के केस में। तो जिस एंगल से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइट रे एंटर करती है नॉर्मल के साथ में, उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिंपल सी मतलब है कि जब आप यहाँ पर इंसिडेंट रे, मतलब पॉइंट जिस पॉइंट पर इंसिडेंट रे आती है, अगर आप उस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर हुआ इतना? तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। अब बात आती है कि रेयरर और डेंसर मीडियम क्या है। तो रेयरर मीडियम और ऑप्टिकली रेयरर मीडियम इज अ मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर। फॉर एग्जाम्पल, एयर इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम एज कंपेयर टू ग्लास और वाटर। मतलब कि जहां पर लाइट की स्पीड ज्यादा होती है वो रेयरर मीडियम होते हैं, और जहां पर लाइट की स्पीड कम होती है वो डेंसर मीडियम कहलाते हैं। अब डेंसर मीडियम, तो जो जहां पर लाइट की स्पीड कम हो उसे आप डेंसर मीडियम कह सकते हैं। अब आ जाइए कि आखिर लाइट जो है ये बैंड हो क्यों रही है। अब आ जाते हैं हम पूरे कॉन्सेप्ट पर। क्लियर है? तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कार एनालॉजी ली हुई है, पहले आप इसे समझिए। अब मान लीजिए कि एक कार है, वो एक मडी सरफेस पर एंटर कर रही है, मतलब एक पहले तो बहुत अच्छे से प्लेन रोड पर चल रही थी, अब वहाँ से आगे के रास्ते पे मड है, कीचड़ है, ठीक है, या फिर सैंड भी आप देख सकते हो। तो क्या होता है कि जैसे ही कार ने एंटर किया तो उसका ये वाला जो पहिया है, ठीक है, ये वाला जो टायर है वो पहले मड में एंटर कर जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं इसका नाम दे देती हूँ T1 टायर, और बाकी के जो टायर्स हैं जैसे T2 या T3, T4, ये सब बाहर ही रह जाते हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर वो एक पर्टिकुलर स्पीड से आ रही है, तो ये जो सारे टायर्स हैं ये सब तो उसी स्पीड में रहेंगे, लेकिन आपके जो आगे के दो टायर या जो एक टायर है ये क्या हो जाएगा, अब क्योंकि मड में आ जाने की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पर उसकी स्पीड हो जाएगी कम। और इन सभी की स्पीड के डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि कार जो है वो एक अलग ही डायरेक्शन में क्या होती है, बेंड हो जाती है। ऐसा होता है ना। तो कार ट्रैवलिंग एट एन एंगल टुवर्ड्स अ मडी सरफेस, one front wheel hits muddy surface and slows down, and other wheel continue to move at the higher speed, causes the path to bend। अब क्योंकि भाई एक आगे का पहिया आपका दूसरी स्पीड में हो गया, कम हो गया, और पीछे का ज्यादा होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कम और ज्यादा की वजह से क्या होगा, एक बैंड हो जाएगा, एक बैंडिंग ऑफ उसका डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पर अगर इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ से फास्ट आ रही है और ये जैसे ही इस टायर ने यहाँ पर एंटर किया तो वो स्लो हो गई। अब क्या होगा, स्लो होने के बाद वो एक ही डायरेक्शन को
फॉलो करेगी, और अगेन जब वो बाहर जाएगी तो फिर से यही फिनोमेना होगा। कुछ टायर्स तो उसके बाहर होंगे और कुछ जो 2 टायर या 1 टायर है वो अंदर रहेगा, जिसकी वजह से अगेन क्या होगा, बेंड हो जाएगी आपकी कार और उसकी स्पीड भी अलग हो जाएगी। आई बात समझ में? इसी तरीके से आप लाइट को समझिए कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है तो क्या होता होगा। तो मान लीजिए कि ये एक लाइट है जो कि इंसिडेंट रे है ना, जो कि किसी पॉइंट पर आ रही है। मान लीजिए यहाँ पर है एयर और यहाँ पर है वाटर। अब एयर होगा रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। तो जब लाइट रे इस पॉइंट से इंसिडेंट होकर के इस डेंसर मीडियम पे जाएगी और अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, लाइट की जो रे है ना वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड। जैसे कि लाइट किससे बनी होती है, लाइट जो है वो छोटी छोटी वेव से मिलकर के बनी होती है। तो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि उसका हाफ वेव, जो हाफ पोर्शन है वो तो अंदर जा चुका है और बाकी का पोर्शन बाहर है, क्योंकि लाइट तो कंटिन्यूसली आती है ना। तो इस वजह से क्या होगा कि इस लाइट के स्पीड के डिफरेंस की वजह से एक बेंडिंग यहाँ पर होती है। अब ये बेंडिंग होती कैसे कैसे है, जब भी लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो जो लाइट रे है वो टुवर्ड्स नॉर्मल क्या होती हैं, बेंड होती है ना। और अब जब लाइट रे को मैं कुछ इस तरह से बनाऊं कि वो डेंसर से रेयर में जाए, ठीक है, कहाँ से कहाँ जाए, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर करे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी तो क्या होगा, ये जो लाइट रे है ये दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब आप इसे एक दूसरी तरह से, अगर आप कार एनालॉजी से नहीं समझे हैं तो एक दूसरी तरह से और समझ सकते हैं कि जब लाइट दूसरे मीडियम में आ रही होगी तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ आएगी। अब इसके ना 2 कंपोनेंट होते हैं, V1 और V2। तो जब ये रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो डेंसर मीडियम मतलब ज़्यादा डेंस, तो जो इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर इसके कार की पहिए की स्पीड कम हो रही है, जिसकी वजह से वो किस तरफ बैंड होगी। अगर मैं यहाँ एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये देखो, ये बीच में आपको एक नॉर्मल अगर यहाँ दिखाई दे रहा है, मैं इसे व्हाइट कलर से ड्रॉ करके बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो कार कहाँ होगी, ऑब्वियस सी बात है, स्पीड क्योंकि कम हो गई है तो वो उसे अंदर की तरफ ढकेलेगा। इसी तरीके से जब रेयर से डेंसर में जाएगा लाइट रे तो उसका जो डेविएशन है वो टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा। और जब वो डेंसर से रेयर में जाएंगी तो जब जिस भी कंपोनेंट की हम बात करें, जैसे लाइट की भी, तो उसके जो 2 कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटी के, उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो एंगल है ये वाला ये इंक्रीज हो जाता है। ओके, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में बनने वाला एंगल कम हो जाता है, और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड का जो एंगल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से जो लाइट है ना वो बेंड होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। एंड बेंडिंग ऑफ लाइट ऑकर ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, इसे ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब आज के इस वीडियो में मैंने आपको ये समझाया है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है। अब इसके जो लॉज हैं, लॉ मतलब कि अब हमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें फिजिक्स अधूरा है बिना मैथ्स के। तो मैथमेटिकल लैंग्वेज के साथ अब हम इस कॉन्सेप्ट को और प्रूफ करेंगे, इसकी और प्रूफ रीडिंग करेंगे। तो उसे देखने के लिए आपको देखना होगा मेरा नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो मिलते हैं उस वीडियो को। इस वीडियो को इतने प्यार से और ध्यान से देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।